हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़। ये टॉप 20 एमसीक्यूज़ रहेंगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिए गए हैं। आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो ये एमसीक्यूज़ हैं ये इस सेशन में आपको करने रहेंगे। तो इस सेशन में आपको मैं ये बता दूं कि ये जो जो भी सारे एमसीक्यूज़ रहेंगे 20 एमसीक्यूज़ ये वही कर पाएगा जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक जो है 12th क्लास की जिसने अच्छे से रीड की होगी तो ये एमसीक्यूज़ आप आसानी के साथ कर सकेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन के साथ अब स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज़। तो आपको बताना है कि एक कमोडिटी जो होती है उसकी यूटिलिटी क्या होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में आप चुन लेंगे कि इसका क्या सही आंसर रहेगा। यूज़ ऑफ कमोडिटी, वांट, सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, कंजप्शन पावर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो यूटिलिटी होती है किसी भी कमोडिटी की, यानी कि जो कंज्यूमर जो कमोडिटी कंज्यूम करता है वो कमोडिटी की डिमांड जो होती है वो किस पे डिसाइड होती है। वो डिसाइड होती है उसकी यूटिलिटी के ऊपर। तो यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है बी ऑप्शन। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विद इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब कंज्यूमर करता है कमोडिटी की तो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या चेंज रहता है? क्या वो इंक्रीज करती है या वो डिमिनिश यानी कि डिक्रीज करती है या फिर वो सिमिलर रहती है या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से आप इसका आंसर बता देंगे कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि डिमिनिशेस। मतलब जब कमोडिटी की कंजप्शन इंक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है यानी कि यूटिलिटी होती है वो हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, जो कमोडिटी का हर एक एडिशनल यूनिट होता है उसको कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है बी ऑप्शन, डिमिनिशेस। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे कह रहे थे कि पिछली जो वीडियोस मैंने अपलोड की थी कहीं पर कुछ लोगों को जो अकाउंटेंसी की कुछ टर्म्स जो समझ नहीं आई थी तो वो बोल रहे थे आप एक्सप्लेन्ड वीडियो लेकर आएँ। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर एक्सप्लेन्ड वीडियो लाई हुई है। तो अब आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है तो फिर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही यहाँ पर कहूँगा कि आप वीडियो को पूरी देखें तो तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज़। तो कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड उसके बीच में रिलेशनशिप क्या रहता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो रिलेशनशिप होता है प्राइस का और क्वांटिटी का, ये जो रिलेशन होता है ये नेगेटिव रहता है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका जो ग्राफ है वो रहता है। इसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड पे बेस ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि नेगेटिव। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शंस रहेंगे, टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर स्ट्रेट लाइन, या फिर टू कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर नन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड। तो आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जो दो कर्व्स रहते हैं, इंडिफरेंस कर्व्स जो रहते हैं
वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इस प्रकार से अगर हम इंडिफरेंस कर्व बना लें तो यहाँ से हम एक मैंगोज़ के एग्जांपल ले लें और यहाँ से जो वाई एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम बनानास के एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर जो दो इंडिफरेंस कर्व्स बनेंगे इन दोनों कोमोडिटीज़ के, तो इस प्रकार से बनेंगे। और अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट जब ये करेंगे तो जो दो पॉइंट्स रहेंगे ए और बी और सी, तो ये ए और बी जो है सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे और बी ए और सी बी जो सेम इंडिफरेंस कर्व रहेगा उसके ऊपर लाई करते हैं, तो ए और सी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। तो ये जो इन्फरेंस है ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो है टू इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर है टू कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल जॉब्स क्रिएटर में मिल जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर चूजेज इंक्रीजेज एज द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एज द कंज्यूमर इनकम डिक्रीजेज सच गुड्स आर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कंज्यूमर जो क्वांटिटी चूज़ करता है किसी भी कमोडिटी की, वो इंक्रीज़ करती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ करती है और डिक्रीज़ करती है जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ करती है। तो जो ये कमोडिटी या गुड्स जो ये गुड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इन्फीरियर गुड्स, जिफन गुड्स, नॉर्मल गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आपको इसका आंसर बता देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स जो होते हैं उनका क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज़ करती है और जब इनकम इंक्रीज़ करती है तो क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी जो रहती है गुड को कंज्यूम करने की वो बढ़ जाती है, और जैसे ही इनकम डिक्रीज़ होती है तो गुड कंज्यूम जो होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाती है उसकी कंज्यूमिंग एबिलिटी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट्स, जिफन गुड्स या फिर कॉमन गुड्स। तो आपको इसका आंसर बता देना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर जो दो गुड्स एक साथ कंज्यूम होते हैं, यानी कि जैसे कि शुगर के हम एग्जांपल ले सकते हैं कि शुगर और टी जो है एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर नॉर्मल गुड्स इफ कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज डिमांड कर्व शिफ्ट्स। तो आपको बताना है यहाँ पर कि जो नॉर्मल गुड्स रहते हैं तो यहाँ पर जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ करती है तो डिमांड कर्व जो रहता है वो कहाँ शिफ्ट होता है? राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, रिमेन्स सेम या फिर नन। तो जल्दी से आप इसका भी आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि राइट वर्ड्स की तरफ मूव करेगा। तो क्योंकि जो नॉर्मल गुड्स के लिए जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो तब क्या होता है कि गुड्स की कंजम्पशन जो है वो कंज्यूमर इंक्रीज़ कर लेता है। तो इसी वजह से जो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड कर्व रहता है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर इन्फीरियर गुड्स एज इनकम इंक्रीजेज डिमांड कर्व शिफ्ट्स इन। तो इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं, जो जिनकी वैल्यू जिनकी क्वांटिटी या फिर उसका हम कह सकते हैं कि उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत लो होती है, तो उन गुड्स के लिए जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? तो इसके लिए डिमांड कर्व जो रहता है कंज्यूमर का वो लेफ्ट वर्ड रहेगा, यानी कि वो डिमांड कम हो जाएगी इन्फीरियर गुड्स की। यानी कि इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, लेफ्ट वर्ड्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड डिमांड कर्व शिफ्ट्स। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड होता है अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है तो डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट करेगा? तो सब्स्टिट्यूट गुड आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड जो है
जैसे टी और कॉफ़ी हैं, ये दोनों क्या कहें, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर आप टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर टी की प्राइस इंक्रीज़ कर गई है तो आप सब्स्टिट्यूट गुड यानी कि कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तब क्या होगा, तो उस टाइम पे भी जो डिमांड रहेगी वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो प्राइस है यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड जो है उसकी प्राइस जो है उतनी ही रहेगी, जो दूसरा जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर रही है, पर जो उसका अल्टरनेट है उसकी प्राइस सिमिलर है। इस वजह से क्या क्या होता है कि जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड्स की तरफ ही शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इंक्रीज़ ही करेगी डिमांड, क्योंकि उसकी प्राइस जो है दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि राइट वर्ड्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ऊपर है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ। तो प्राइस इलास्टिसिटी जो डिमांड की होती है वो किसका मेजर होती है? तो आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। आपको पता होगा, अगर आपने एनसीईआरटी से आपने अगर पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको इसका आंसर पता होगा, तो आप जल्दी से इसका भी आंसर दे देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर रहता है बी ऑप्शन, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर गुड टू चेंजेस इन प्राइस, यानी कि जो परसेंटेज चेंज रहता है डिमांड का फॉर गुड, वो रहता है, वो चेंज होता है टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड के हिसाब से। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पर बी इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11, डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स इज ऑफ्टन फाउंड टू बी। तो एसेंशियल गुड्स के लिए जो डिमांड रहती है वो क्या रहती है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, स्ट्रेट या फिर नन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एसेंशियल गुड्स होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं, तो वो गुड्स जो होते हैं उनकी प्राइस मैटर नहीं करती है। उनकी प्राइस जितनी भी बढ़ जाए पर उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहती है। इनइलास्टिक मतलब वो चेंज नहीं होती है, यानी कि इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। सॉरी, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, इनइलास्टिक। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, इन शॉर्ट रन हाउ मेनी प्रोडक्शन फैक्टर्स एट लीस्ट कैन नॉट बी वेरीड। तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन और कास्ट का जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शॉर्ट रन में, तो यहाँ पर आपको बताना है शॉर्ट रन में कितने प्रोडक्शन फैक्टर्स जो हैं एटलीस्ट उनको वेरी नहीं किया जा सकता। तो 1, 2, बोथ 1 and 2 या फिर नन। तो दोस्तों शॉर्ट रन में क्या होता है कि जो एटलीस्ट एक फैक्टर रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेबर या कैपिटल, दो एक ऐसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनमें से सिर्फ किसी एक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी वेरीड। बाकी जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उनको वेरी किया जा सकता है। तो वन जो फैक्टर है उसको एटलीस्ट वन फैक्टर वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शॉर्ट रन में एक फैक्टर जो है चेंज एटलीस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट टू फर्स्ट इंक्रीज एंड देन फॉल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है उसकी जो टेंडेंसी रहती है कि वो पहले इंक्रीज करता है और फिर फॉल करता है यानी कि डिक्रीज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शंस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, बोथ ए एंड बी, या फिर लॉ ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। तो जल्दी से आप इसका आंसर बता देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि बोथ ए एंड बोथ बी, यानी कि इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज। तो अब आपको बताना है कि जो एवरेज प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, तो अब आपको बताना है कि एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व रहता है वो कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन, यू शेप्ड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर इनवर्स यू शेप्ड। तो जल्दी से आप इसका आंसर बता देंगे।
तो दोस्तों आपको ये पता है कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो रहती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो यहाँ पर जो आउटपुट है अगर वो देखें तो वो कॉस्ट के जो बिल्कुल इन्वर्स रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर इसका रिलेशनशिप जो इन्वर्स है, यानी कि यहाँ पे इनका जो कर्व रहेगा कॉस्ट और जो आउटपुट है उसका कर्व जो रहेगा वो रहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, ये इस प्रकार से होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आउटपुट। तो जो एक फैक्टर है जब इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट SMC कर्व इज स्ट्रेट लाइन, यू शेप्ड, इनवर्स यू शेप्ड या फिर नन। तो दोस्तों अब आपको ये बताने कि SMC कर्व जो रहता है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो होती है उनका कर्व जो रहता है वो कैसा रहता है। तो आपको पता है कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो रहता है वो उसको हम डिफाइन करते हैं एज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट आउटपुट के हिसाब से कैसी चेंज रहती है। तो यहाँ पर कॉस्ट और आउटपुट का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से आता है। तो ये इस प्रकार से ये यू शेप्ड, सॉरी यहाँ पर ये यू शेप्ड इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर इस साइड कॉस्ट और एक्स एक्सिस की तरफ आउटपुट। तो यहाँ पर बिल्कुल ये यू शेप्ड बनेगा, यानी कि बी इसका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो आपको पता है कि मार्केट में जो परफेक्ट कंपटीशन रहता है बिटवीन फर्म्स, उसके रिलेटेड आपको बताना है कि इनमें से जो फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के कौन से फीचर्स रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है होमोलोगस प्रोडक्ट्स इन मार्केट, दूसरा ऑप्शन है मार्केट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तीसरा है इन्फॉर्मेशन इज परफेक्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो तीनों जो ऑप्शंस हैं इसके सही हैं, क्योंकि होमोलोगस प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन जो कम्पिटिटिव मार्केट होता है उसमें ये होमोलोगस प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। जो सिमिलर तरीके के फर्म्स रहते हैं वो सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स रहते हैं। तो ये भी सही है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट रहती है मार्केट में, यानी कि जो भी कॉस्ट वैल्यू है या प्राइस है वो सब कुछ कांस्टेंट रहती है, और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट वो बायर्स और सेलर्स दोनों को पता रहती है। तो दोस्तों इसका तीनों जो ऑप्शंस हैं ये सही हैं, यानी कि इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टोटल रेवेन्यू कर्व। तो टोटल रेवेन्यू कर्व से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेज एट एज आउटपुट गोज अप, यानी कि जो रेवेन्यू, यहाँ पर पहला ऑप्शन ये बता रहा है कि रेवेन्यू जो होता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है एक फर्म, वो जो है डिक्रीज़ करता है जब उसका आउटपुट जो है बढ़ता है। या फिर दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ करता है जब आउटपुट बढ़ता है। तो तीसरा है कोई भी चेंज नहीं रहता रेवेन्यू में जो फर्म कलेक्ट करता है जब आउटपुट बढ़ता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका सही आपको आंसर पता है। इसका सही आंसर है टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ करता है। वो क्या करता है, इंक्रीज करता है एज आउटपुट गोज अप। जैसे आउटपुट बढ़ता है तो टोटल रेवेन्यू भी जो फर्म का है वो बढ़ता है। तो यानी कि इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि किसी को अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है जॉब्स क्रिएटर का, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो वहाँ से आप जो ये PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके पास जो है ये यहाँ से आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जो मार्केट एक रहता है, तो इसमें आपको एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एक फर्म जो है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो किसके बराबर रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे इसका आंसर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसका सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका
आंसर है जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों के बराबर होता है। यानी कि क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट होता है, वहाँ से एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर आता है। और वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू जो चेंज इन टोटल रेवेन्यू और चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी होता है, तो वहाँ से भी ये मार्जिनल रेवेन्यू अगर देखें तो ये प्राइस के बराबर आता है। तो इसलिए बोथ ए और बी जो है इसके सही आंसर है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। अमाउंट ऑफ द अदर गुड दैट हैज़ टू बी फोरगॉन इज। वो क्या होता है कि एक जो दूसरा गुड रहता है उसको जो हमने फोरगॉन कर लिया होता है उसका अमाउंट, उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट या फिर टोटल रेवेन्यू। दोस्तों इसका सही आंसर आप बता देंगे। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है इस सेशन का ये रहेगा। तो मार्केट इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड थ्रू मार्केट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? वो रहती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो मार्केट जो है ऑर्गेनाइज करता है वो, और ये गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं रहती। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज़, जो कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड थे सारे एक एमसीक्यूज़। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को आप अब जो है सभी को शेयर करेंगे। जो भी लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सेक्शन के लिए, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में आ सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।